हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक सब्जेक्ट के साथ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट होगा पॉलिटी। तो हम पॉलिटी की क्लास से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे और पॉलिटी का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक की बात कर रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको बड़े इत्मीनान से आप देखेंगे इस पूरे टॉपिक को। और इस टॉपिक के बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको इस टॉपिक से करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में। हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको टिक हो रहे होंगे जो टॉपिक हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े ही इत्मीनान तरीके से इस टॉपिक को पढ़िएगा, कॉपी और पेन अपने साथ रखेंगे और जो भी चीज़ें हम बताएंगे उसको नोट करते हुए चलेंगे। हमारा नोट्स जो होगा, जो आपको बताया जाएगा, बड़ा ही अरेंज ऑर्डर में है और उसी अरेंज ऑर्डर में आप भी अपने कॉपी का नोट्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 1946 से यानी कि कैबिनेट मिशन से फिर पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1858 तक 1773 से लेकर के, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट 1781 का, रेगुलेटिंग एक्ट का अमेंड है ये। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है जैसा मैंने बोला है कि पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ये नियम तो 1784 में। उसके बाद देखते हैं एक्ट्स ऑफ 1786। उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1833, यहाँ से भी एग्जाम का क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद लास्ट चार्टर एक्ट देखते हैं 1853। क्वेश्चन यही पूछा है एग्जाम में कि चार्टर एक्ट में लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, तो 93, 13, 33, 53 ऐसा करके ऑप्शन बना देगा और आपसे गलती करवाने की कोशिश करेगा, उसको आप लोग समझेंगे। गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे आप जानते हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको, कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन बनाता हूँ एक एक टॉपिक से। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पेन को आई होप निकाल लिए होंगे और चीज़ों को लिखना शुरू कर दिए होंगे। बड़े आराम से मैं पढ़ाऊंगा, बड़े तरीके से, और जिस स्ट्रक्चर में मैं बना रहा हूँ उसी स्ट्रक्चर में आप अपने पेन और कॉपी पे नोट करेंगे। ये नोट्स बनाने का एक तरीका भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मैंने बनाया है उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी बनाए। चलिए, अगला पॉइंट है क्राउन रूल। मतलब कि कंपनी रूल के अंतर्गत हम इन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्राउन रूल के अंतर्गत हम आगे के एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान ले कि क्राउन रूल कब से शुरू होता है। क्राउन रूल शुरू होता है 1858 से 1947 तक, यानी कि भारत के आजादी तक। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि यहीं से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और क्राउन के शासन की शुरुआत। तो इसलिए इसको क्राउन रूल कहा जाता है 1858। इससे पहले 1857 की क्रांति होती है। ये सारी बातें हम इतिहास के क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रेफरेंस जरूर बताएंगे। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 उसके बाद हमको देखने को मिलता है। उसके बाद 1892 में इंडिया काउंसिल एक्ट, फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इसका जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस 1909 से। उसके बाद 1919 या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरकी सिस्टम का प्रोविंसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स है। ये एग्जैक्टली एक एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला है कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और प्लीज इसको आंसर इसी तरीके से टिक करेंगे। आगे अगर हम बात करें, हालांकि 1935 के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसी एक्ट के द्वारा हमारे देश को आजादी मिलती है, हमारे देश को
लेकिन वो आज़ादी एक पार्टीशन के रूप में दिखाई देता है। हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जरा आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम कंपनी रूल और क्राउन रूल के अंतर्गत बांट के पढ़ेंगे और उसको हम लोग 1773 से 1947 तक चीजों को लेकर के चलेंगे। आप अपने कॉपी में इसी तरीके से इसको बना लीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट नोट्स होगा। और आप विश्वास रखिए, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से तो एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप अपने एग्जाम को छोड़ दीजिए, जो मैं एसएससी या उससे रिलेटेड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे बीपीएससी का भी बच्चा बैठा हुआ है तो उसका भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। हम आपको बिलीव कर विश्वास दिलाते हैं। आगे बढ़िए इसके साथ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी रूल का। 1773 1858। 1773 की अगर हम बात करें तो इस समय तक बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद पूरा बंगाल लगभग अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है और उस वहां पर अपनी लूट पटक शुरू कर देता है। लेकिन उस लूट पटक को जारी करने के लिए उसको नियम कानून की आवश्यकता होती है, सही तरीके से चीजों को चलाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए वो एक नियम यानी कि एक पूरा का पूरा एक्ट लेके आ जाता है और उस एक्ट का नाम है, क्या पहले भी देखे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट का नाम है। अब हम देखेंगे इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें अंग्रेज करते हैं बंगाल में और जो भी उनके कब्जे के प्रेसिडेंसीज है मद्रास और बंबई तीनों में। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में बात करें कि पहला स्टेप है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के ऊपर शासन करने के लिए व्यापार करने के लिए आई थी और फिर वो शासन करना शुरू कर देती है, तो ये फर्स्ट स्टेप है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का, जिसके अंतर्गत सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक नया पोस्ट बनाया जाता है, एक नई पद बनाई जाती है और वॉरेन हेस्टिंग्स को इसका पदभार दिया जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव होगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आपका आंसर हो जाएगा फिर से वॉरेन हेस्टिंग्स। शायद मेरे क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से सुना है, अगर नहीं सुना है तो मैं फिर से बता दूं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि गवर्नर से गवर्नर जनरल का एक पोस्ट बनाया जाता है बंगाल में और वॉरेन हेस्टिंग्स को उसका पदभार दिया जाता है। अब देखते हैं कि अब क्या कहता है। अब ये कहता है कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज है उसको बंगाल के अधीन कर दिया जाएगा। यानी कि ये समझ लो बंगाल की प्रेसिडेंसीज है तो ये और ये दो, बॉम्बे और मद्रास, इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि बॉम्बे और मद्रास के जितने भी काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया, बॉम्बे और मद्रास का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट है कि 1773 के एक्ट के द्वारा ही, ये क्वेश्चन एग्जाम का है इसलिए मैं बड़ा आराम से इसे बात कर रहा हूँ, 1773 के एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ते में। अब देखिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना होती है तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूं। इस सुप्रीम कोर्ट में एक सीजे होता है, उसका नाम होता है इम्पे, सर इम्पे उसको बोला जाता है, इम्पे। एक सीजे होते हैं सर इम्पे और तीन जो होते हैं ना उसके जजेज होते हैं, उसको हम लोग याद रखते हैं HCL से। एचसीएल कंपनी है। H फॉर हाइड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, H फॉर हाइड, C फॉर चैम्बर, C फॉर चैम्बर और L फॉर लिस्टर।
तो हाइड, चेम्बर और लिस्टर 3 जज होते हैं और इन पे क्या होते हैं, सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से इसको घेरा लगा दूं कि ये सीजे है भाई, और ये बाकी जितने हैं ये जजेज हैं। मैं सिर्फ इसको जे कर देता हूं। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इन पे एससीएल, हाइड, चैम्बर और लिस्टर होते हैं। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट इसका क्या है। अगला पॉइंट है इट प्रोहिबिट्स द सर्वेंट, यानी कि जितने भी कंपनी के नौकर हैं उनको व्यक्तिगत व्यापार पे रोक लगा देता है। व्यक्तिगत व्यापार पे रोक लगाता है कि नहीं, कंपनी का नौकर व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेगा, ये रोक लगाता है, और किसी तरह का कोई घूस भी नहीं लेगा। ये 1773 का एक्ट है। ये क्वेश्चन जो व्यक्तिगत व्यापार वाला है ना, ये कभी मैंने बीपीएससी वगैरह में देखा था, एसएससी में मैंने ये चीजें नहीं देखा है, ये वाला। तो एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। आगे देखते हैं कि आगे ये क्या है। आगे ये कहते हैं कि एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उसको देखेगी। कंपनी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, रेवेन्यू का, सिविल का, मिलिट्री अफेयर्स, सारे अफेयर्स ये कंपनी के देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1773 से। तो 1773 से मैंने कुछ बातें बताई। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था। कलकत्ते का स्थापना किया गया, ये बात मैंने बता दिया था। बॉम्बे और मद्रास को बम्बई के अंतर्गत, सॉरी, बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया, ये मैंने आपको बताया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, ये मैंने बताया है। सर्वेंट कोई किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे बताना काम है क्योंकि बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, आए हैं। इसके बाद एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट 1781 का मतलब ये होता है कि 1773 के एक्ट में जो कुछ भी प्रोविजन था उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने बदलाव लाया। बदलाव क्या लाया वो जरा देखते हैं। सबसे पहला बदलाव ये था कि इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पहला अमेंडमेंट। यानी कि गवर्नर जनरल को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, छुट्टा जिसको बोलते हैं, एकदम जो मन है वो करो, गवर्नर जनरल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाज हैव जुरिडिक्शन, मतलब कलकत्ता में जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। तो वो तो था ही पहले से ही, इसको ना भी लिखते तो अंडरस्टूड है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदू जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कलकत्ता, बंगाल या बंबई या मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, उस पे हिंदू लॉ से शासन किया जाएगा, और मुस्लिम जो है उसके ऊपर मुस्लिम लॉ से शासन किया जाएगा। ये अमेंडिंग एक्ट 1781 के अंतर्गत आया। यानी कि 1773 में जो एक्ट आया था, रेगुलेटरी एक्ट, उसका एक अमेंडमेंट है 1781, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया, और हिंदू को कहा गया कि आपके ऊपर हिंदू लॉ से शासन किया जाएगा, और मुस्लिम को कहा गया कि आपके ऊपर मोहम्मदन लॉ से शासन किया जाएगा। बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते भी चलेंगे इस चीज को, अमेंडिंग एक्ट 1781 को किस तरीके से क्या है, थोड़ा थोड़ा चीजें को नोट करेंगे। बहुत सारी चीजें नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इस एक्ट में क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, इस एक्ट में कंपनी के जो अफेयर्स हैं, कमर्शियल और पॉलिटिकल, उस अफेयर्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। मतलब कि जो व्यापार करने का काम है और जो राजनीति करने का काम है वो अलग अलग लोग करे भैया, एकदम सीधा बता दिया गया कि नहीं, व्यापार जो करेगा और जो राजनीति करेगा वो अलग अलग करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा? तो यहाँ पे आप देखिए, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको आप देखते हैं कि 1773 में अपॉइंट किया जाता है, वो क्या करेगा? व्यापार का पूरा कार्यभार संभालेगा। और एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया गया, ये क्या करेगा? तो ये पॉलिटी को संभालेगा, यानी कि राजनीतिक के जितने भी काम है उसको संभालेगा। मतलब क्या है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया,
भैया तुम व्यापार समझ लो, तुम व्यापार समझ लो और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, भैया तुम राजनीति संभाल लो। इसको ये कहा गया, मतलब कि डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट की बात यहाँ पे की गई पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट का। इसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। इससे एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था। सीधे सीधे जो हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है उससे एग्जाम का क्वेश्चन भी बना है। अब जरा इसको हम आगे बढ़ते, इसमें और क्या पॉइंट है। इसमें अगला पॉइंट है कि कंपनी के जितने भी क्षेत्र है भारत के अंतर्गत, उसको ये कहा गया कि अब ये ब्रिटिश स्वामित्व का क्षेत्र है। जरा मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, ब्रिटिश स्वामित्व का क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रिटिश पोसेशन। ब्रिटिश स्वामित्व मतलब कि कंपनी के अंतर्गत भारत के जितने भी क्षेत्र है वो ब्रिटिश स्वामित्व का क्षेत्र है, होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि कंपनी के अफेयर्स पे सुप्रीम जो कंट्रोल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसको मैंने अभी बताया है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं कि ये क्या कहता है। अच्छा, अगला एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में इतना ही बात था। एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं कि एग्जाम के लिए, ये इसलिए क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था गवर्नर जनरल बन के। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में, लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसने एक परमानेंट सेटलमेंट लाया था, अस्थाई बंदोबस्त। इसको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं परमानेंट सेटलमेंट से। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा अस्थाई बंदोबस्त प्लीज अपने कॉपी में, और आप लोग अपने कॉपी को निकाल के ही रखिए। आप मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इतने अच्छे से आपको मिलेगा नहीं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आता है तो ये अपने लिए दो डिसीजन मांगता है। डिसीजन तो नहीं कह सकते हैं, दो अधिकार मांगता है, दो पावर मांगता है। पहला ये है कि हम सर्वे सर्वा होंगे, यानी कि काउंसिल के डिसीजन को हम नहीं भी मान सकते, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। और दूसरा, हमको कमांडर ऑफ चीफ बनाओ, कमांडर इन चीफ भी बनाओ, मतलब कि मिलिट्री का भी प्रमुख बनाओ। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से भारत पे शासन करने के मूड बना के आया है कि नहीं, हम ही जो रहेंगे हम ही होंगे भारत में, बाकी कोई नहीं, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। और इसी बात को देने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया। मतलब ये है कि उनको पहला अधिकार दिया गया कि भैया तुम काउंसिल के डिसीजन को गलत ठहरा सकते हो, तुम उसकी बात को नहीं मान सकते हो, हटाओ नहीं मानेंगे। और तुमको कमांडर ऑफ चीफ भी बनाया जा रहा है, यानी कि मिलिट्री के प्रधान है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी इसके एग्जाम का क्वेश्चन बताया है। अब अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1793। अब ये देखते हैं इस एक्ट में क्या होता है। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को और भी पावर दे दिया गया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर शासन करने का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी उसके व्यापार पे एक अधिकार था, मोनोपोली था। उस मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता था और हमारे सर हमें बताते थे कि 20 वर्षों के लिए अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी के हिसाब से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के हिसाब से या किसी और एग्जाम के हिसाब से। एसएससी तक ये ठीक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं कि 20 वर्षों तक व्यापार का एक अधिकार बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जरा एक बार कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी स्टाफ हैं उनकी सैलरी भारत से दी जाएगी, यानी भारत के पैसा से कमाओ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ को सैलरी दो। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल
आप कमेंट में ये भी आंसर बताएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब एस्टेब्लिश किया गया, ये भी आप हमको बताएंगे। चार्टर एक्ट 1793 से यहाँ पर ये बात हुई। उसके बाद देखते हैं कि अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1813, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1813, 1813। जरा देखें इसमें क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला क्वेश्चन, एबोलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, यानी कि कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है, तो हुआ क्या, तो चलो क्वेश्चन तो हो गया आपका, व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे, ब्रिटिश मर्चेंट, ब्रिटिश व्यापारी, सबको कहा गया कि भैया भारत में जाओ और व्यापार करो, जितना लूट सकते हो लूटो। क्योंकि आप देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जितने भी मुलाजिम, यानी कि नौकर, सर्वेंट या उनके स्टाफ मेंबर जो भी कह लीजिए, वो जब भारत में आते थे तो बहुत सारा पैसा लेके यहाँ से जाते थे। एक रॉबर्ट क्लाइव मात्र 35 साल की उम्र में इतने पैसे लेकर के चला गया था कि उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है वहाँ के किताबों में, वहाँ के चीजों में। तो इन चीजों को देख करके वहाँ के जितने व्यापारी थे उनका आंख बिल्कुल खुले के खुले रह गए कि भैया भारत में कितना पैसा है, तो हमको भी व्यापार करना चाहिए। तो इन मर्चेंट्स ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाकर के वहां के सरकार पे पैसा वैसा घूस घूस खिला करके, देखो ब्रिटेन में घूस खिलाया जा रहा है, किस लिए, घूस खिला करके कहा गया कि भैया देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, हमको भी व्यापार करने का अधिकार दो, हम भी व्यापार करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 में ये व्यवस्था की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया भैया तुम व्यापार तो करो, लेकिन तुम्हारा मोनोपोली नहीं चलेगा, दूसरा भी व्यापार करेगा, और वहां पर जाकर जबरदस्ती मत करना। ये आपको हम एनसीईआरटी की बात बताते हैं कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां के व्यापारियों ने अपनी इस बात को मनवाने के लिए बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर को परचेज किया था पैसे से, घूस दे करके। ये लिखी हुई बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो अगला पॉइंट। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज पॉइंट है मोनोपोली में, कि जो चाय का व्यापार था और जो चीन के साथ व्यापार था, वो व्यापार मोनोपोली को इन्होंने नहीं छोड़ा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं EIC कर दूं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि भैया देखो मोनोपोली तो तुम्हारा हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जो चाय का व्यापार है वो तुम अपने हाथ में रखो, और चाइना के साथ जो भी तुम व्यापार करते हो वो अपने हाथ में रखो। चाइना के साथ बेसिकली वो चाय और अफीम की व्यापार करते थे। आज भी चाइना बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में उनके प्रति एक गुस्सा सा आ गया है, जब से लड़ाई हुई है और जब से चीजें लद्दाख में गड़बड़ी हुई है। और चाइना पूरे दुनिया की नजर में, खास करके कोरोना वायरस को लेकर के बहुत ज्यादा, अब इसके ऊपर में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन शीत युद्ध का एक दौर जरूर शुरू हो गया है। और वो शीत युद्ध चाइना वर्सेस यूएसए है, चाइना वर्सेस इंडिया है, या ऐसे कह लें कि चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। चाइना के साथ उसके पाकिस्तान और एक दो और सहयोगी खड़े हैं, बाकी कोई नहीं है। तो चाइना यहाँ पर भी आ गया। खैर हम चाइना के मुद्दा की बात और कभी कर लेंगे, स्पेशल वीडियो। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर लीजिएगा कि हाँ सर चाइना के बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए, तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक वीडियो इसी तरीके से PPT बना करके बता दूंगा कि क्या है ये, कितना इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसा चाहता है, ये किस तरीके की सोच पे इसका पूरा देश टिका हुआ है, हम सारी बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार शुरू करता हूँ, कंपनी के मोनोपोली को समाप्त किया गया, ये एग्जाम का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन चाय के ऊपर मोनोपोली और चाइना के साथ व्यापार के ऊपर मोनोपोली इनका बना रहा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा 1813 में। अब अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है, हाँ ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा दूं, और ये क्वेश्चन एग्जाम का क्या है, मैं दूसरे कलर को ले लेता हूं। ये क्या कहता है
कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको भारत में अपने धर्म को फैलाने की छूट दी गई कि आप भारत में आइए और अपने धर्म को फैलाइए। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में धर्म फैलाने की छूट दी गई। ठीक है, आप लोग टिक करते रहिएगा, VVI वगैरह कॉपी में अंडरलाइन करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई इसी में, पश्चिमी शिक्षा के लिए। और आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं जो BPSC वगैरह में बहुत चलता है कि इसी एक्ट में 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी भारत में, डोनेशन, LAKH बेटा, डोनेशन दी गई थी, 1 लाख रुपया की व्यवस्था की गई थी कि भैया भारत में शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। ये ब्रिटेन ने कहा था, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और इसी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आगे चल करके मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैकॉले की एक पूरी पूरी कमिटी बैठाती है और वो मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला है, ध्यान रखिएगा। मैकॉले, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में अंग्रेजी व्यवस्था की शुरुआत किसके रिकमेंडेशन में हुआ, तो मैकॉले कमिटी के रिकमेंडेशन पे, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। किसके, कौन गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आगे चल करके हम लोग बात कर लेंगे विलियम बेंटिंग के बारे में, लेकिन यहाँ रेफरेंस आया तो मैंने ये बात आपसे बता दिया। तो 1, 2, 3 और एक मैकॉले वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं ये क्या कहता है, जरा मैं इसको मिटा दूं एक बार। ये कहता है कि लोग यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो भी व्यापारी है, उसको ये कहा गया कि आप लोकल लोगों पे टैक्स इम्पोज कर सकते हैं और उससे टैक्स वसूल सकते हैं। वसूलने के लिए पनिश भी, मतलब अगर पैसा नहीं दे तो उसको पनिश भी कीजिए, उसको उसको पनिश कर सकते हैं। तो ये भी इस एक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से बता दूं कि लोकल गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया कि आप लोकल लोगों पे टैक्स इम्पोज कीजिए और अगर वो पैसा नहीं दे तो आप उसके ऊपर पनिश भी कीजिए उसको। पनिश का मतलब आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है। खैर चलिए, हम लोग आगे बात करते हैं दूसरे एक्ट के बारे में। एक्ट ऑफ 1833, 1833 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस एग्जाम से है। सबसे पहला पॉइंट इसके ऊपर जो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जाम के क्वेश्चन तक ही सीधे चल देता हूँ। वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। मैं फिर से बताता हूँ, 1773 में, पीछे लेके चलता हूं मैं, 1773 में क्या कहा गया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। 1833 में क्या कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को बनाया गया था। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अब जरा एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आई होप आपको याद रहेगा ये चीजें, ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूँ यार। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है कि इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल काम थे उसको खत्म कर दिया गया। भैया अब तुम कोई भी व्यापारिक काम नहीं करोगे। देखो, इंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। भैया सिर्फ शासन करो, प्रशासन करो, तुम व्यापार नहीं करो। व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल। जब भी कंपनी बोलेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी होगा, कमर्शियल बॉडी 1833 में। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया तो वो 1833 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पे मोनोपोली समाप्त किया गया तो वो 1813 होगा। ये याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन मैं फिर से बोल दिया हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी मैं कुछ बोलता हूं ना और क्वेश्चन अगर आप मुझे नजरअंदाज कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम का। ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज, हम जो बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर मैं तेजी से निकल रहा हूं तो आप रोक करके वीडियो को और लिख लीजिएगा और फिर आप आगे बढ़ाइएगा। वैसे मुझे जानने वाले मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ाता हूं, तो मेरे साथ थोड़ा स्पीड आप बना के रखेंगे, आप अपने पेन और कॉपी अपने मेंटेन करके रखेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नर जनरल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ये क्रॉस हो गया। अगला पॉइंट, अब इस एक्ट के बाद अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट का लास्ट एक्ट है। अब इसमें क्या पॉइंट है ये हम बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम को अलग कर दिया गया, मतलब कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब जरा एक बार देखते हैं कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होता क्या है। लेजिस्लेटिव को हिंदी में बोलते हैं विधायिका और एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को एग्जीक्यूट करना, यानी कि लागू करना। तो ये कानून बनाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करेगा। विधायिका बोलते हैं हिंदी में, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं। तो पहली बार विधायिका और कार्यपालिका के फंक्शन को अलग किया गया कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो विधायिका होगा जो कार्यपालिका होगा उनका फंक्शन अलग होगा पहली बार। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव होगा उसको इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा। जैसे अगर हम आज बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लोकसभा में हमारा कानून बनाने का काम करते हैं या राज्यसभा में, तो ये इस तरीके से बात करता है कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल होगा उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ देखिए, ये इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं लिख तो दिया हूँ। कंफ्यूजन क्या होगा कि ओपन कंपटीशन सिस्टम की अगर बात करता है तो आंसर हमेशा होता है 1858। हमेशा 1858 का एक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा इसका आंसर यही होता है। लेकिन मैंने 1853 में लिखा तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लिखे ही नहीं, बिल्कुल नहीं लिखे। दोनों में हालांकि अंतर है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस शब्द लगा हुआ है तो इंट्रोड्यूस शब्द का मतलब होता है लागू नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप लिखे ही नहीं। जब भी ओपन कंपटीशन सिस्टम की बात आए तो 1858 ही आप करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एक्ट में देखते हैं कि क्या है ऐसा पॉइंट। जरा इसको मैं मिटा दूं। ये कंपनी के रूल को एक्सटेंड करता है। ब्रिटिश का मतलब इट एक्सटेंड द कंपनीज रूल एंड अलाउ टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पीछे का ही पॉइंट है कि ब्रिटिश क्राउन के इंटरेस्ट के लिए ये कंपनी के रूल को एक्सटेंड करता है। और आप देखेंगे कि 1858 में बिल्कुल ब्रिटिश क्राउन का ही रूल हो जाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा सॉरी आगे बढ़ गए हैं। अब हम देखते हैं कि क्राउन रूल शुरू होता है 1858 से 1947। 1853 में मैंने आपको बताया था जो पॉइंट इंपॉर्टेंट उसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 1858 से 1947 की बात करते हैं। अब जरा देखते हैं कि 1858 में क्या चल रहा है कहानी। देखिए 1858 से पहले 1857 में क्या होता है कि सिपाही विद्रोह होता है, सिपाही म्यूटनी। और सिपाही विद्रोह इतना ज्यादा मजबूती से और इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता था कि पूरा भारत से अंग्रेज भाग जाएगा। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। कैनिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग वाज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटनी, यानी कि सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इतिहास में पूछा जाता है। लेकिन चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी का भी चीज है और इतिहास का भी, तो हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है।
तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल थे। अब 1857 के क्रांति के बाद भारत में बड़ा ही बहुत बड़ी परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को लेकर के आते हैं सबसे पहले 1858 के एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इस एक्ट को मैंने जैसा कहा कि 1857 के एक्ट रिवोल्ट के बाद का एक्ट के रूप में माना जाता है, और 1857 की लड़ाई को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, और ये किसने कहा था, बड़ा उनके ऊपर में बात चला है अभी कुछ दिन पहले। ये मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, किसी भी हाल में आप लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। वीर सावरकर, वीर सावरकर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीर सावरकर को ने सबसे पहले कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने कहा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में है कि किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, तो वीर सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आगे। अब ये क्या कहता है एक्ट, तो इस एक्ट को गुड गवर्नेंस का एक्ट भी कहा जाता है। गुड गवर्नेंस का एक्ट मतलब कि अच्छे शासन का एक्ट भी कहा जाता है। क्या अच्छा शासन था, आप समझ सकते हैं। लूट और तेजी से शुरू हो गया 1858 से 1947 तक, जो 90 वर्षों का शासन हुआ उसमें और कितनी लूट चली। तो ये कहने के लिए अच्छा शासन है, कभी क्वेश्चन शायद पूछ दे गुड गवर्नेंस किससे कहते हैं, तो आप टिक कर लीजिएगा 1858 गुड गवर्नेंस, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि ये गुड गवर्नेंस कुछ था नहीं। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट है कि ईस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से बहुत बार पूछा है, बहुत बार। मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वीवीआई लिख देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, यानी कि ब्रिटेन की जो समय महारानी थी विक्टोरिया, उसके हाथों में शासन चला जाता है, जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होता था। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे वीवीआई को मिटाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, लेकिन आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद क्या है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, फिर से मैं इसको फिर से एक बार डबल टिक लगा देता हूँ। वीवीआई लिख दो, कुछ भी करो, स्टार लगा दो, कैसे भी करो। मेरे जानने वाले जानते हैं कि क्वेश्चन जब मैं करता हूं तो आप अपनी कॉपी में स्टार लगा लेते हैं, वीवीआई कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कहा गया। वायसराय ऑफ इंडिया, पहली बार वायसराय का कॉन्सेप्ट किस एक्ट में आया, क्वेश्चन एग्जाम का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पहला। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात मैं बताते चला आ रहा हूँ, गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया, इन सारे के बारे में मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आ रहा हूं मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा और वायसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग। वायसराय का क्या काम होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वायसराय ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि भारत के जितने भी अफेयर्स हैं, उस अफेयर्स को वायसराय सीधे सीधे ब्रिटेन के महारानी को बताएगा, यानी कि उसके प्रति जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश क्राउन, सीधे सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने आपको पहले बता दिया कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 1 2 3 हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये क्या कहता है। आगे कहते हैं कि हाँ, ये पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा। हमने कहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो चीजें थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में कमर्शियल बातें थी, यानी कि व्यापार को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे किसको, पॉलिटिकल अफेयर्स को। आपने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 में हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, और दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। यहां पर क्या किया, इस दोनों को
हटा दिया, नहीं ये सब कुछ नहीं चलेगा, सब बंद करो, सब बंद करो। 1858 में, 1858 में और भी बहुत सारे नियम हुए थे। 1858 में जो लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और भारत में जो भारतीय राजाओं को हड़पने की नीति थी, उसको समाप्त कर दिया गया 1858 में। 1858 में अगला पॉइंट क्या आया कि जो नए देसी, सॉरी, जो भी देसी राजा थे, अब उनको प्रोटेक्ट किया गया कि भैया इसको बचाओ। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये देसी राजा 1757 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों के साथ थे। बहुत सारे देसी राजा, अगर मैं इनको नाम लूंगा बहुत दूर तक ये चीजें फैल जाएगी। कुछ देसी राजा आज भी हमारे देश में मौजूद है, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया वगैरह में। हमें पता है अच्छे तरीके से, आपको भी पता है, मेरा इशारा समझ गए होंगे आप। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आगे। अब अगला पॉइंट है इसमें कि इन्होंने एक नया पोस्ट बनाया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट आगे जाकर होने वाला है, इसलिए क्योंकि इस पोस्ट को बहुत बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि भैया अब आप जो है ना भारत के जितने भी अफेयर्स हैं अब आप ही संभालेंगे। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो समाप्त हो गया, एबोलिश कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया, एबोलिश अबेंडन कर दिया गया। तो अब क्या होगा, भारत के मैटर को कौन संभालेगा? तो वायसराय जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा एक, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो 1858 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। फिर से मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को हटाकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गए। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, इससे पहले मैंने बहुत सारी बातें की है। उसके बाद डबल गवर्नमेंट की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी उसको खत्म कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंट किया गया जो भारत के अफेयर्स को देखेगा। ये था हमारा पॉइंट 1858 से। 1858 के बाद हम लोग देखते हैं 1861। 1861 में क्या कहता है? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। यानी कि वायसराय को ये अधिकार दिया गया, या वायसराय ने ये अधिकार दिया भारतीयों को कि भैया हम कुछ भारतीयों को अपने में नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने यहाँ रख सकते हैं, जिसमें से 3 को अपॉइंट किया था लॉर्ड कैनिंग ने। राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा को अपॉइंट किया था, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा को, और सर दिरकन राव को। ये 3 लोगों को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया था। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में बिल्कुल नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको परेशान कर रहा है, और आपसे अगर नहीं बनेगा तो भारत के बहुत सारे बच्चे से नहीं बनेगा। ये वही बच्चा बनाएगा जो बीपीएससी, यूपीएससी या सीजीपीएससी या एमपीपीएससी या यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी करता है, वही बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा। लेकिन मेरा काम है बता देना आपको, अगर आप इसको ध्यान में रख लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, मेरा पूरा कोशिश होगा कि हम हर चीज को आपको बताएं ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम का छूटने ना पाए। 1861 में अगला पॉइंट है कि जो मैंने आपको बात कहा था 1773 में कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ला दिया गया था। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था 1773 में। 1861 में क्या करता है, उसको डिसेंट्रलाइज कर देता है, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के पावर को उनको वापस किया जाता है कि तुम अपने तरीके से करो भैया, तुम अपने तरीके से करो, तुम अपने तरीके से शासन करो, बंगाल के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, रीस्टोर यानी कि फिर से एक बार उनको वापस दे दिया जाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि ये नया लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट करते हैं बंगाल के लिए और NWFP के लिए, पंजाब के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP समझते हैं ना, जानते हैं इसको आज क्या कहते हैं? देखिए, नॉर्थ है और वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है आज की डेट में? नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है हमारा बड़ा ही प्यारा भाई जो थोड़ा सा शैतानी करता है, ठीक है, बड़ा प्यारा भाई है, छोटा सा भाई है, संभल जाएगा, सीख जाएगा, नहीं सीखेगा तो थोड़ा सा दुख पाएगा लेकिन सीखेगा जरूर।
तो वो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में ही ये पाकिस्तान है। ठीक है, जिसके खैबर पख्तूनख्वा हो गया या फिर वहाँ के जितने भी एरिया है वो सारे NWFP वगैरह में आते हैं। सिंध वगैरह का प्रांत जो है ना वो सारे के सारे, तो वहां पर इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की बात की, बंगाल, NWFP और पंजाब। आगे बढ़ते हैं इस एक्ट में। आगे क्या है मैं इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करूंगा। हाँ, इसी एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम की स्थापना की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूं। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, अगर हम आज के हिसाब से बात करूं तो अगर कोई एक मंत्री है और उसको गृह मंत्रालय का पद दिया गया है तो उनके पोर्टफोलियो में गृह मंत्रालय आ गया। अगर कोई दूसरा मंत्री खाली होते चला गया और उनके पदभार बढ़ाया गया कि उनको रेलवे भी दे दे, उनको सड़क भी दे दे, उनको ये भी दे दे, तो उनकी पोर्टफोलियो बढ़ती चली जा रही थी। पोर्टफोलियो का सीधा मतलब होता है कि आपके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। ठीक है, तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम का ये पॉइंट किया गया कि अपने मेंबर को अधिकार दिया गया, मंत्रालय सौंपी गई, उनके मेंबर को अधिकार क्षेत्र तय किया गया कि तुम ये चीजें देखोगे। पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। मैं फिर से अगर उदाहरण समझा दूं तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री है, तो अमित शाह जी के पोर्टफोलियो में गृह मंत्रालय है। सिंपल है। कभी कभी आप सुनते हैं किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उनका मंत्रालय उनके पास चला जाता है, ये भी सुनते हैं। तो ये चीजें पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाती है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 में हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या कहता है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ और एक बढ़िया सा पॉइंट है यहाँ पर। ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर मिलता है वायसराय को, और ऑर्डिनेंस कितने महीने तक वैलिड होता है, 6 महीने तक। ये बात जो मेरे से बच्चे पढ़े हैं, उनको पता है कि ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितने महीने की होती है, 6 महीने की। तो ऑर्डिनेंस जारी करने का एक पावर मिलता है वायसराय को कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये 1861 में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो मैं इस क्वेश्चन पे भी टिक लगा देता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये 1861 के काउंसिल एक्ट से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो सिस्टम, और दूसरा क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है कौन, वायसराय। ऑर्डिनेंस कितने महीने के लिए होता है, कितने महीने के लिए था, हालांकि अभी भी होता है 6 महीने के लिए ही मैक्सिमम, लेकिन उस समय भी 6 महीने के लिए ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 1892 के में क्वेश्चन सबसे पहले जो एग्जाम का है वो मैं आपको बात कर लूं तो पावर दिया डिस्कस करने का, किस चीज पे, बजट पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है, कि कौन से एक्ट के द्वारा बजट पे क्वेश्चन पूछने का पावर दिया गया, तो ये है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा बजट पे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर का भी प्रोवाइड किया नॉमिनेट करने का। तो इसके ऊपर अब अगर हम इसको समझाएं तो जो बात हमने कहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वायसराय रिकमेंड करते थे वो कहाँ कहाँ से, तो प्रोविंस, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और प्रोविंस से। उसके बाद इसमें एक और है बी, प्रोविंस में ट्रेड से, यूनिवर्सिटी से, म्यूनिसिपैलिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, जमींदार से, चैम्बर से। ये पॉइंट जो है ना समझाने का तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ और क्रॉस कर देता हूँ। लिखने को तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ पहला वाला, ठीक है, बजट पे बात करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाँ, इन्होंने इलेक्शन की व्यवस्था की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन की बात की। ठीक है, लिमिटेड इलेक्शन की बात किया गया था, लेकिन इलेक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। ये एक पॉइंट देखिएगा, इलेक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। तो
और इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 से एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बजट के ऊपर बात करने के बाद कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और दूसरी बात आ गई लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन की बात की गई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुश्किल है कि पूछेगा, फिर भी आप इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे, 1 और 2 जो लिखने वाले बच्चे हैं 2 ही लिखेंगे, इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 पॉइंट से आपका काउंसिल एक्ट 1892 का काम हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट में आ रहे हैं द इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पहले ही पॉइंट से आपके एग्जाम का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, जो पोस्ट बना था आपको पता है ना 1858 में वो, और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। मिंटो थे वायसराय, और मॉर्ले थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सबसे पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ, आप लोग इसको जरूर लिखेंगे अपने कॉपी में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ये सीडीएस में पूछा है ये क्वेश्चन, कि किस एक्ट से लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया, यानी कि उसके साइज को इंक्रीज किया गया 16 से 60। तो 16 से 60 ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया काउंसिल एक्ट से काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ाया गया। मतलब इसको अगर आसान तरीके से समझा तो ऐसे समझ लो कि लोकसभा के मेंबर को बढ़ा दिया, तो बस ऐसे समझ लीजिए कि उस समय जो सभा था उसके मेंबर को बढ़ा दिया। उसके बाद इसके बाद क्या है इसमें कि मेंबर को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया बजट पे भी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है कि किस एक्ट के द्वारा बजट पे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, तो 1909 से। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले में हमने क्या कहा था कि बजट पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात हमने आपको बताया था। यहाँ पे क्या कह रहा है? बजट से क्वेश्चन पूछोगे, पूछो क्वेश्चन, ये अधिकार दिया गया 1909 में। 2 क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट यह है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को चुना गया, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुना गया और ये लॉ मेंबर के रूप में चुने गए थे। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 2 क्वेश्चन। पहला कि किसको वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डाला गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, और किस रूप में डाला गया, तो लॉ मेंबर के रूप में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, लॉ मेंबर के रूप में किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। कहाँ? तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे, यानी कि अभी तक जो भी हम आपको पॉइंट बन रहा है, सबसे क्वेश्चन बन रहा है। एक मॉडले मिंटो का क्वेश्चन, एक इंक्रीज द साइज का क्वेश्चन, एक बजट पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दूसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय के काउंसिल में थे और वो लॉ मेंबर के रूप में पॉइंट थे। चलिए आगे। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसे समझ लो कि मैं इसको किस तरीके से अंडरलाइन करूं, ऐसे 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 कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है ना, इतना बार कि अब तो बच्चे ऐसे ही देखते बना लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसमें क्या कहा गया कि मुस्लिम वेयर मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम वोटर, यानी कि मुस्लिम मेंबर जो होंगे वो मुस्लिम वोटर से ही इलेक्ट किए जाएंगे। ये बड़ा ही खराब एक्ट था, बड़ा ही खराब कानून था। जरूरी नहीं है कि जो मुस्लिम मेंबर है उसका हिंदू में कोई वोटिंग नहीं हो, जरूर होता है। अच्छे लोग हमेशा अपना आधार बना के रखते हैं, अपने वोटिंग को बना के रखते हैं वोटर को। यहाँ पे कहा गया नहीं, तुम अच्छे हो या बुरे उससे मतलब नहीं है, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम वोटर ही तुमको वोट करेगा, तभी तुम मेंबर बन के आ सकते हो। इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया, पृथक निर्वाचन हिंदी में बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है पृथक निर्वाचन, यानी कि अभी तक जितने भी आपने 1909 में एक्ट पढ़ा, सबसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लॉर्ड मिंटो को कहा गया क्या? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, मेरे नजर में ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है कि हो सकता है कि पूछे आपसे कि
हु वाज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, तो लॉर्ड मिंटो। मतलब कि सांप्रदायिक जो चुनाव था उसके पिता किसे कहा जाता है, उसके जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। अब देखते हैं सांप्रदायिक चुनाव की बात तो क्या है, इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट करके सांप्रदायिक तो कर ही दिया, तो लॉर्ड मिंटो इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। अब आगे हम लोग बात करते हैं 1909 में। ये जितने भी पॉइंट 1909 में आपने देखे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबको नोट आप कर लेंगे प्लीज, किसी को छोड़ेंगे नहीं। 1909 के बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम के शुरू हो जाते हैं फिर से एक बार। कैसा क्वेश्चन है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। हो सकता है कहीं रिफॉर्म की जगह एक्ट लिख दे, यहाँ पे ऐसे रिफॉर्म न लिख करके ऐसे एक्ट कर दे तो भी आप परेशान नहीं होंगे। है कौन मॉन्टेग्यू, फिर से वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, चेम्सफोर्ड फिर से वही वायसराय है। तो मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहा गया। चलिए अब इसमें क्या पॉइंट है, तो देखिए इसका पॉइंट एक एक करके हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंस बाय डिमार्केटिंग सेपरेट द सेंट्रल प्रोविंस। मतलब ये कि केंद्र और राज्य के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको अलग अलग कर दिया गया। पहला पॉइंट ये क्वेश्चन एग्जाम का बन सकता है कि किस एक्ट के द्वारा सेंट्रल और राज्य के सब्जेक्ट को अलग किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अलग करने का मतलब क्या है, तो प्रोविंस के सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व बना दिया गया। ट्रांसफर और रिजर्व दो तरीके से, और इसी को कहा जाता है ड्यूअल सिस्टम, जिसको हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं डायरार्की, जिसको बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली। मैं फिर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे जरा रेड कलर से टिक लगा दूं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊं कि क्या है ये, ठीक है। मैं पहले इसको रेड कलर से टिक लगा दूं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लीज जरूर देखेंगे इसको, ठीक है। ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट्स वाज नोन एज डायरार्की इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। सबसे पहले ड्यूअल सिस्टम किस एक्ट के द्वारा लाया गया, 1919 के एक्ट के द्वारा, पहला। दूसरा, सबसे पहले ड्यूअल सिस्टम कहाँ लाया गया, प्रोविंस में। ड्यूअल सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट को दो भाग में बांट देना, ट्रांसफर और रिजर्व, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा है, और मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा किसी भी हाल में, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये बाइकैमरलिज्म की शुरुआत करता है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करता है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द्विसदनीय व्यवस्था, अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करता है, बाइकैमरलिज्म की बात करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या कहता है, हाँ अपर हाउस और लोअर हाउस तो मैंने बताया ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस को और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस को। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो लोअर हाउस आपका लोकसभा है, जो कुछ बच्चे जानते होंगे, और अपर हाउस आपका राज्यसभा है, ठीक है। लिख देता हूं मैं राज्यसभा, आप लोग को बच्चे इसमें नोट करते रहेंगे अपने कॉपी में, नोट जरूर कीजिएगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं आज, एकदम धमाकेदार टॉपिक है, मैंने बहुत ही कम जगहों पे पढ़ाया है इसे, और इतने बेहतर तरीके से बहुत कम आपको बता पाएगा इस तरीके से स्लाइड बना करके। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सच बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को जान रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो हाउस की बात कर दिए, लोकसभा और राज्यसभा का, अभी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से अपर हाउस लोअर हाउस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए 1919 के एक्ट में पृथक निर्वाचन का ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट क्या है, जरा मैं इसको मिटाऊं तो फिर ये पता चले कि अगला पॉइंट क्या कहता है, सॉरी। अगला पॉइंट कहता है कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को सिख
क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन तक को बढ़ा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेपरेट डॉक्टरेट से अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो 1909 से ही पूछेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने वोट डालने का अधिकार एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपुल को दिया, मतलब कि कुछ ही लोग वोट डाल सकते हैं। जैसे इससे पहले आपने देखा था उसमें इलेक्शन की बात थी, तो किसको किसको कौन कौन वोट डाल सकता है? जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करता है, जो पढ़ा लिखा है, वही वोट डाल सकता है। कुछ ही लोग वोट डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे आज हमारे यहाँ क्या है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं सब वोट डाल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। उस समय ये बात नहीं थी। इन्होंने जो मताधिकार की बात की थी उसमें जिनके पास पैसा है, जो टैक्स देते हैं या जो पढ़े लिखे हैं, वही लोग वोट डाल सकते थे। 1919 के एक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1919 के एक्ट में ही पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है 1919 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जरा इसको कर दूं, टिक लगा दूं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछेगा आपसे ये, और ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात। उसके बाद है फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट। हाँ, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछेगा कि पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग किया गया है। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा कमीशन की स्थापना की व्यवस्था की कि अगले 10 साल के बाद इस एक्ट को इंक्वायर करेगा, यानी कि उसकी इंक्वायरी के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी जो उस एक्ट को इंक्वायरी करेगा। कौन से एक्ट को? 1919 के एक्ट को इंक्वायरी करेगा। इस कमीशन की बात इन्होंने किया, ठीक है। और इसी बेस पे 1927 में साइमन कमीशन आता है। 1927 में साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को इतिहास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कुछ बच्चों को पढ़ाया है, आप जानते हैं जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, लेकिन आगे भी हम बताएंगे कि 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है। और किस एक्ट के बेस पे आता है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पे आता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में दो तीन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने डायरार्की की शुरुआत किया। कहाँ? प्रांतों में, प्रोविंसेस में। डायरार्की का मतलब है कि सब्जेक्ट को दो भागों में बांटना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, ठीक है। उसके बाद इसमें आप बात करेंगे कि लिमिटेड वोटिंग सिस्टम की बात की। इसमें आप बात करेंगे कि सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट से अलग किया गया। इसमें बात किया गया अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि बाइकैमरलिज्म की, यानी द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई। और साइमन कमीशन की स्थापना का एक मार्ग बना करके यहाँ से गया, नियम बना के गया कि अगले 10 वर्षों में इसको देखभाल के लिए या इसकी जांच पड़ताल के लिए कोई कमीशन आएगा। ये व्यवस्था 1919 के एक्ट में कर दिया गया। अब 1919 के एक्ट के बाद हम लोग बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं हम। इस एक्ट के बारे में सबसे पहले बता दें हम आपको कि ये एक्ट, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख दिया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम का जो है मैं सब सारे बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस एक्ट ने सबसे पहले भारत संघ की बात की थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी इस एक्ट के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया फेडरेशन। और इसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को जोड़ा गया था। कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रियासत, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, यानी जितने भी भारत में प्रांत है उसमें 11 प्रांत थे, और जितने भी प्रिंसली स्टेट है वहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, यानी कि सबको मिलाकर के एक संघ बना दिया जाएगा, भारत संघ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। उसके बाद इसी में सबसे पहले 3 लिस्ट की बात होती है, लिस्ट सूची, 3 सूची की बात होती है। फेडरल लिस्ट, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं स्टेट लिस्ट,
और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट की बात यहाँ पे करता है। यहाँ पे पॉइंट सबसे पहले, तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले लिस्ट की बात कहाँ की गई थी, तो 1935 के एक्ट में किया गया था। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर की बात की गई थी, ये वायसराय को दिया गया था रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी का मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियां, मतलब ये क्या होता है कि वैसी पावर जो फेडरल लिस्ट में नहीं हो, प्रोविंशियल लिस्ट में नहीं हो, कंकरेंट लिस्ट में नहीं हो, वो रेसिड्यूरी पावर में होगा। यानी कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में जो पावर नहीं होंगे वो अवशिष्ट पावर में, अवशिष्ट शक्तियों में होंगे और वायसराय उस अवशिष्ट शक्ति का मालिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्रोविंस में, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम में आया, मैं इसको जरा मिटाने दो मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जरा मैं इसको अच्छी तरीके से हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं तो इस हाइलाइटर से, एबोलिश डायरार्की इन प्रोविंसेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि किस एक्ट से प्रोविंसेस में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त किया गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। अच्छा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आया है कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, तो 1935 के एक्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है, मैं दोनों जगह टिक कर देता हूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और प्रांत के स्वायत्ता को स्वायत्ता दी गई। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो अभी 1, 2 और 3, 4 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हम लोग इसमें। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है, अगला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, कौन से एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त किया गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। और किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरू की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में की गई, तो 1919 के एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले द्वैध शासन शुरू किया गया, तो 1919 के एक्ट के द्वारा। ये जो भी क्वेश्चन मैंने बोला है ना, एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मेरी बात को आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर के फिर से देखिएगा, मेरे सारे क्वेश्चन को सुनिएगा और फिर आप जवाब दीजिएगा, प्लीज प्लीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में द्वैध शासन को शुरू करना और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा आया। क्वेश्चन एग्जाम का है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इन्होंने 6, जो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दूं, 6 जो प्रोविंस है, 6 प्रोविंस, 11 में से 6 प्रोविंस, वहां पे बाई कैमरलिज्म व्यवस्था किया, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। कौन कौन से प्रोविंस है, देखिए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस को अगर आपको समझ में नहीं आता कि आज इसको क्या कहते हैं, तो आज भी इसको यूपी ही बोलते हैं, लेकिन बेटा ये आज उत्तर प्रदेश है। यूनाइटेड प्रोविंस, और यूनाइटेड प्रोविंस को उस समय संयुक्त प्रांत हिंदी में कहा जाता था, तो आज भी ये यूपी ही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। तो 6 जगहों पे बाई कैमरलिज्म की शुरुआत की गई। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, मेरी नजर में एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, आपने 1919 के एक्ट में पढ़ा था कि जो वोट डालने का अधिकार है वो लिमिटेड है, लेकिन इस एक्ट में आप क्या पढ़ते हैं कि वोट डालने का अधिकार 10% पॉपुलेशन को दिया गया, यानी कि थोड़ा सा वोटिंग राइट बढ़ा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस कर देता हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। चलिए, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक का स्थापना, आरबीआई का स्थापना इसी एक्ट के द्वारा होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो फेडरल है और प्रोविंशियल दोनों और ज्वाइंट तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले एक्ट में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी हमने, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात थी। यहाँ पर क्या कर रहा है, संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि फेडरल, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि प्रांतीय, और ज्वाइंट पब्लिक
पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि दोनों का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कंफ्यूजन है तो इसको क्रॉस लगाया था, लेकिन कंफ्यूजन होने की बात यहाँ पे नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। तो 1935 के एक्ट के क्वेश्चन मैंने आपको 5-6 करा दिए। एक डायरकी सेंटर, डायरकी एबोलिश इन प्रोविंसेस 2, उसके बाद प्रोविंसेस ऑटोनॉमी 3, उसके बाद फेडरल कोर्ट की स्थापना 4, रिजर्व बैंक की स्थापना 5। ये सारे क्वेश्चन, सबसे बड़ा सोर्स है भारतीय संविधान का 6। ये सारे क्वेश्चन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे, बहुत क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 1935। अब 1935 के बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए 1935 के बाद बहुत सारी बातें होती है, भारत में चुनाव होता है, हालांकि एक चुनाव पहले हो चुका था 1923 में ही, फिर 1935 1937 में एक चुनाव होता है, फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, बहुत सारी बातें होती है। इन बहुत सारी बातों के आलोक में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाता है। जरा इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 20 फरवरी 1947 को उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली, वो क्या कहते हैं कि देखो हम 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे, यानी कि भारत को कह देंगे कि भैया अब तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहोगे। दूसरी बात इन्होंने क्या करता है कि हम लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजेंगे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बन के आता भी है। जब वो आया तो उसको एक अधिकार दिए, क्या दिए कि वहां जाओ और देखो कि अगर भारत की व्यवस्था कैसा है, हो सके तो भारत को बचा लो, यानी कि पार्टीशन नहीं होने दो, और अगर नहीं बने तो पार्टीशन कर दो। मतलब उनको पूरा अधिकार दिया गया कि अगर आपको लगे तो आप पार्टीशन कर सकते हैं। अब ध्यान, आप लोग ये कहेंगे कि पार्टीशन की बात कैसे हो गई यहाँ पर, तो चीजें हो सकता है, नहीं हो सकता है, होना तो था ही। देखिए पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, हम पॉलिटी के क्लास को शुरू करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा, तो उस कैबिनेट मिशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना 1946 में ही, 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के द्वारा वो क्या कहते हैं कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, और पूरे देश में दंगा फैल जाता है, और ब्रिटिश सरकार से वो दंगा संभलते नहीं संभलता है, और भी बहुत सारे पीछे इसके काम होते हैं। उसी बीच में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर आप संभाल सके तो ठीक है, नहीं तो भारत का पार्टीशन कर दीजिएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी मैंने सुनाया, ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब चलिए, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान का नाम है माउंटबेटन प्लान सॉरी। और उस प्लान का एक और नाम है, और ये नाम एग्जाम का क्वेश्चन बना है, 3 जून प्लान। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस प्लान को 3 जून प्लान कहते हैं, तो माउंटबेटन प्लान को, या 3 जून प्लान को क्या कहा जाता है, तो माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को आजादी किस प्लान के द्वारा दिया गया, तो माउंटबेटन प्लान को, या ऑप्शन में दे सकता है 3 जून प्लान के द्वारा। तो आप बड़े ही सतर्क से क्वेश्चन बनाएंगे। अगर 3 जून प्लान देगा तो माउंटबेटन प्लान ऑप्शन में नहीं देगा, और माउंटबेटन प्लान देगा तो 3 जून प्लान ऑप्शन में नहीं देगा। लेकिन क्वेश्चन ये जरूर बना है एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार, कि भारत की आजादी कौन से प्लान के द्वारा दिया गया था, तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा। हो सकता है माउंटबेटन प्लान की जगह 3 जून प्लान कर दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप 3 जून प्लान वहां पे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट 1947 के एक्ट में क्या कहता है, 1947 के एक्ट में कहता है कि इसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा गया। किसे कहा गया, माउंटबेटन प्लान को कहा गया। मैं एक एरो बनाया था कि माउंटबेटन प्लान को ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहा गया 1947। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, इसके द्वारा क्या कहा गया, इसके द्वारा कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आजाद कर देंगे, यानी कि जिलेबी बटेगा, लड्डू बटेगा। 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आजाद कर देंगे, और भारत 2 भागों में बट जाएगा। 2 भागों में, यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, डोमिनियन, कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान। भारत 2 भागों में बट जाएगा, इसी एक्ट के द्वारा था, इंडिया और पाकिस्तान में बट जाएगा।
और जो वायसराय का पोस्ट होगा वो समाप्त हो जाएगा और फिर से गवर्नर जनरल का पोस्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि वायसराय क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था और भारत तो आजाद हो गया या पाकिस्तान तो आजाद हो गया, तो क्राउन का वहां पर अधिकार रहा नहीं, तो वायसराय को खत्म कर दिया। सिंपल पॉइंट है। तो क्या आ गया, तो जब तक संविधान नहीं बन जाता है, कोई ना कोई तो चाहिए इनडायरेक्टली भारत पे शासन के लिए, तो गवर्नर जनरल को एक पोस्ट के रूप में रख दिया गया। और उसमें यह भी कहा गया कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी। और इसमें यह कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको समझने वाला पॉइंट है, और इसको लेकर के जम्मू कश्मीर को आप देख सकते हैं इस पॉइंट के आधार पे, या फिर आगे चल करके आप हैदराबाद जूनागढ़ वगैरह को देख सकते हैं कि प्रिंसली जो स्टेट है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है जिसको रियासत बोलते हैं, वो तो या भारत में जुड़ जाए, या पाकिस्तान में जुड़ जाए, या आजाद रह जाए। ये तीन चॉइस दिया गया प्रिंसली स्टेट को, या तो भारत में जुड़ जाओ आकर के, जैसा कि भारत में जुड़ने का सबसे पहले बहुत सारे रियासतों ने कहा, पटियाला ने कहा, हमारे पास सिक्किम की रियासत थी, सब ने कहा कि हम भारत में जुड़ेंगे। पाकिस्तान में जुड़ जाओ, पाकिस्तान में जुड़ने की कुछ मंशा बोला था, जैसे हैदराबाद ने कहा था हम जुड़ेंगे, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए क्योंकि वो हम लोगों ने जुड़ने नहीं दिया। तो पाकिस्तान में जुड़ जाओ या इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट के केस में जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है। JNK के महाराजा ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम कहीं नहीं जुड़ेंगे, और जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान और भारत का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। इसकी कहानी अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो किसी और वीडियो में, पहले ही बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। तो इन्होंने प्रिंसली स्टेट को कहा कि या तो आप डोमिनियन ऑफ इंडिया में आ जाए, या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में आ जाए, या इंडिपेंडेंट हो जाए। तो 1947 के एक्ट के द्वारा क्या क्या आपने देखा, आपने देखा कि क्लीमेंट एटली, इसको एटली डिक्लेरेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है, एटली डिक्लेरेशन कब आया था, तो 20 फरवरी 1947 को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उन्होंने कब भारत छोड़ने की बात की थी, तो 30 जून 1948 तक। चौथा क्वेश्चन, कौन से प्लान बनाया माउंटबेटन के द्वारा, 3 जून प्लान। कौन सा प्लान कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान। भारत को आजादी किस प्लान से मिली, माउंटबेटन प्लान के द्वारा। माउंटबेटन प्लान को किस एक्ट में परिणत किया गया, यानी चेंज किया गया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में चेंज किया गया। और उसके बाद इसके द्वारा क्या गया, भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट को कहा गया कि या तो तुम पाकिस्तान में जुड़ जाओ, भारत में जुड़ जाओ, या अकेले रहो। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की बात ये यहाँ पे थी 1947। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए चीजों को लेकर के आएंगे पॉलिटी के क्लासेस में। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आप इसे प्लीज जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जरूर कमेंट में लिखे। ये इंटरिम गवर्नमेंट 1947 जो आपको दिख रहा है, हम यहीं से पॉलिटी के क्लास को शुरू करेंगे 1946 से, और चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। वहीं पे हम इन सारी चीजों को आपसे डिस्कस करेंगे, और जो भी चीज आपने पीछे पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको फिर से सुनने में एक बार मिल सकता है, पूरा नहीं, कुछ कुछ चीजें। तो प्लीज आप हमें, हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आगे वीडियो फिर से बनाएंगे। और आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाए हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।